जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी के। रेलवे ग्रुप डी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 27 तारीख से आपके एग्ज़ाम हैं और रेलवे ग्रुप डी के लिए आप हमारी मैथ्स की सीरीज़ को कंप्लीट देखिए आरंभ तक चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या के 3 गुनी है। कितने गुना है? 3 गुना है। बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। तो यहाँ पे बोला है एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या से 3 गुना है। बेलन की त्रिज्या हम मानते हैं कितनी? बेलन की त्रिज्या मानेंगे हम r। तो गोले की त्रिज्या जो हो जाएगी, वो हो जाएगी 3r। और यहाँ बोला है बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। तो बेलन की जो हाइट है, बेलन की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 9r। और दिया है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का आयतन का मान बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का क्या दिया हमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर और r प्लस एच। पाई से हमारा पाई चला जाएगा। 4/3 r की वैल्यू है, गोले की त्रिज्या है 3r। तो 3r का क्यूब बराबर 2r और यहाँ r और h की वैल्यू हमें कितनी हो गई हमारी? 9r। तो यहाँ रखेंगे तो हम 9r। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और r क्यूब बराबर 2r और ये हो जाएगा आपको कितना? 10r। 2 से 4 काटेंगे हम 2 बार और ये हो जाएगा हमारा 10r²। 3 से काटेंगे तो ये 9 बार और ये हो गया हमारा 9 दूनी 18 r क्यूब बराबर हो गया 10r²। क्यूब से स्क्वायर चला जाएगा तो r बराबर हो जाएगा हमारा 10/18। 2 से काटा हमने 5 बार, 2 से काटा हमने 9 बार। r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r की वैल्यू आ जाएगी 5/9। और हमसे पूछा है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और बेलन की जो ऊंचाई है हमारी वो है 9r। कितनी है? 9r। तो 9 गुणा r की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 5/9। 9 से 9 चला जाएगा तो राइट आंसर क्या बनेगा? 5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो आईएमपी है रेलवे ग्रुप डी की नज़रिए से। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 11, 17, 23 एक समांतर श्रेणी में है तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n-1 और d। यहाँ a है आपका कौन सा पद? पहला पद। a बराबर है पहला पद और n की वैल्यू है जो भी पद आपसे पूछा जाए। 12वां 15वां जो भी पद आपसे पूछा जाए वो काय की वैल्यू n की। तो ये हो गया 12 माइनस का 1 और d होता है इनके बीच का अंतर। तो 11 और 17 के बीच में अंतर क्या आ गया? 6। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनिए। a है जो पहला पद होता है, n जो होता है जो पद पूछा गया वो होता है और d होता है इनके बीच का अंतर। और समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? Tn बराबर a प्लस n-1d। तो ये हो गया हमारा 11 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 और 11 का गुणा 6 से करेंगे तो 66। 66 और 11 जोड़ेंगे तो 77 हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? राइट बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x बराबर यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x² प्लस 1/x²। देखो दोस्तों सीधा सा कॉन्सेप्ट है। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो आगे के पदों का भी मान कितना होता है? 2 होता है। और क्यों होता है? तो इसके 2-3 तरीके हैं। या तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करें या फिर आप x की वैल्यू यहाँ 1 माने और 1/x की वैल्यू भी यहाँ क्या माने? आप 1 माने। 1 और 1
2 हो जाता है। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 और 1/1 का मान हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 मैं आपको दे दूं और पूछूं x³ प्लस 1/x की पावर 99, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, इसका मान भी 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1 और 1/x की वैल्यू भी क्या ले रहे हैं 1, है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा 1 का क्यूब 1 और 1/x की पावर 99 है, तो यहाँ भी 1 बनेगा। 1 की पावर 99 और 200 500 कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए आंसर क्या बनेगा 2 बनेगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया है, बराबर दिया है आपको 0, और x² प्लस 1/x(z) प्लस y²/zx और z²/xy का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो फॉर्मूला आपको याद रखना है x की पावर 3 और y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 बराबर 3x/z, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा x/z, और एक बाई जेड से बाई जेड कटेगा तो ये हो जाएगा x³ प्लस z³। और यहाँ पे समझने की बात क्या है, अगर हम यहाँ से x/z बटे में ले जाते हैं तो बराबर में क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ बनेगा तो वो क्या बनेगा 3 बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। भाई k का मान आपको बताना है, बहुलक है आपका 12, तो सबसे ज़्यादा संख्या क्या है 12 आना चाहिए। तो यहाँ 11 और 11 2 बार है, 12 और 12 2 बार है, और 15 और 15 भी क्या है 2 बार है। तो बहुलक कब होगा, जब ये 2 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ k की वैल्यू क्या होना चाहिए, k की वैल्यू होना चाहिए 12। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात करें। तो 48 के पहले आपको क्या बताना है, धनात्मक गुणनखंड बताना है। धनात्मक गुणनखंड का मतलब 48 में किस किस संख्या का भाग जा सकता है। तो 48 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, इसके बाद में 12 का जाएगा, 12 के बाद 16 का, 16 के बाद 24 का, और 24 के बाद 48 का। तो ये सारे जो हैं वो हो गए काय के गुणनखंड, ये हो गए 48 के गुणनखंड। अब हमें बतानी है माध्यिका। माध्यिका के लिए क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पहले तो लिखना है आपको आरोही क्रम में, काय में लिखना है। तो ये सब जो है ऑलरेडी काय में लिखे हैं, आरोही क्रम में लिखे हैं। तो आपको इनका मध्य मान देख लेना है। 1 2 3 4 5 संख्या इधर हो गई है, 1 2 3 4 5 संख्या इधर हो गई है। तो मुझे ये बताओ 6 और 8 के बीच में क्या आएगा। तो 6 और 8 के बीच में आएगा 7। और अगर आपको क्लियर कभी वैल्यू पता नहीं चले तो दोनों को जोड़ के आप 2 से क्या दे लेंगे, भाग दे लेंगे। तो हमारी जो माध्यिका है यहाँ पे, हमारी जो माध्यिका है यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, 22 प्रेक्षणों का माध्य 10 है। कितना है, 10 है। और 2 और प्रेक्षणों को शामिल करने पर नया माध्य 11 हो जाता है। तो नए प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करें। भाई 22 का जो एवरेज है वो है आपका 10, तो टोटल हो जाएगा 220। और 2 और शामिल कर लेंगे तो हो जाएंगे आपका 24, और माध्य कितना हो जाएगा आपका 11। 11 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 24, और ये 24, तो ये हो गया 4 6 2 264।
तो दो नए प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 264 माइनस 220, तो अंतर आया 2 का 4 और 4 44। और हमें क्या बताना है, माध्य बताना है, औसत बताना है। तो 2 से भाग दे लेंगे तो राइट आंसर बनेगा हमारा 22। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे कक्षा में उपस्थित 100 विद्यार्थियों का विवरण उनकी उपस्थिति के दिनों के आधार पर दिया है। हाँ, तो बहुलक ज्ञात करें भाई। ये जो है आपको दिख रहा होगा कि एक चार्ट हमें दिया गया है और जिसमें हमें बहुलक बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी होती है एप वन। तो एप वन बराबर हमारा कितना हो गया, एप वन बराबर हो गया हमारा 38। उसके आगे होती है एप जीरो। तो एप जीरो बराबर हो गया हमारा कितना, 28। और उसके पीछे होता है एप टू। तो एप टू की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी हो गई, 18 हो गई। और एप वन की ऊपरी सीमा होती है एल का मान। तो एल बराबर कितना हो गया, एल बराबर 14 हो गया। और इनके बीच का जो अंतर होता है वो होता है एच का मान। तो इनके बीच में जो अंतर दिया है सभी में कितने का दिया है, 4 का दिया है। बहुलक का फॉर्मूला लगाना है। बहुलक का फॉर्मूला होता है एल बराबर एफ वन माइनस एफ जीरो, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और इंटू में एच। ये काय का फॉर्मूला होता है, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। तो हम यहाँ रखेंगे एल, और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 14, प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो। एफ वन माइनस एफ जीरो, तो 38 में से आपका 28 जाएगा तो बचा कितना आपका, 38 में से 28 गया तो 0 और ये 10, कितना बचा 10। और बटे में हो जाएगा आपका 2 एप वन। तो 2 एप वन की वैल्यू कितनी है, 38 माइनस एप जीरो माइनस एप टू। तो एप जीरो हो गया आपका 28 और माइनस का एप टू हो गया आपका 18। और इन टू में क्या है एच, और एच की वैल्यू कितनी है 4। ये वैल्यू अपन ने रख दी। इसे सोल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो 38 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 38 दूनी जो है वो हो जाएगा आपका 76, और 10 चौके हो जाएगा आपका 40। 76 में से 28 और 18 को जोड़ के घटा देना है। 8 8 16 की 6, 2 3 और 1 4, 46 को आपको घटा देना है। तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 40, और 76 में से अगर 46 जाएगा तो 0 और 3, ये आ गया आपका बटे में 30। 0 से 0 गया और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 15 के समथिंग। काई के समथिंग, 15.09 के समथिंग। बस आपको बहुलक का फॉर्मूला याद रखना है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और इंटू में एच। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 4 सदस्यों वाले परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख है। कितनी है, 12 लाख है। और बार ग्राफ परिवार के प्रत्येक सदस्यों के योगदान का प्रतिशत दर्शाता है। उच्चतम तथा निम्नतम आय वाले सदस्यों का अंतर ज्ञात करें। टोटल कितनी है, टोटल है हमारी 12 लाख। कितनी है, 12 लाख। और उच्चतम हमारा है यहाँ पे 33, और निम्न है हमारा कितना 20, और काय में है ये परसेंटेज में है। और इनके बीच का अंतर बताना है। तो 33 और 20 का अंतर हो गया आपका 12%। तो आपको बताना कितना है, आपको 13%। तो 12 लाख का 13% आपको निकाल देना। ये है 12 लाख, लाख के पीछे आती 5 जीरो, और 13% बताना है। तो 13/100, 2 जीरो से 2 जीरो। 13 दूनी 26 का 6, और 6 किस में है पीछे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो गुणा ही करना पड़ेगा। तो 13 गुणा हम करेंगे 12, 12 3 36, और हासिल आया 3, 12 एकम 12 और 3 15, 156 और 3 जीरो। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 156, 1,56,000। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नीचे दिए गए बटन का माध्य 26 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई माध्य दिया है और आपसे पूछा के का मान, तो के मान के लिए आपको पहले इनका मध्य मान निकालना पड़ेगा। इसका मध्य मान आएगा 5, इसका 15, इसका 25, इसका 35 और इसका आ गया आपको 45। और हम गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 8 से किया तो 8 पंजे 40 और 5 का गुणा 10 से करेंगे तो ये हो गया, 15 का गुणा 10 से करेंगे तो ये 150 और 25 का गुणा कैसे करेंगे तो 25 के और 35 का गुणा हम 6 से करेंगे तो 35 गुणा 6 करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 ती 18, 18 और 3 21, तो ये हो जाएगा 210। और 45 गुणा 12 करेंगे तो 12 पंजे 60 का 0 और 12 चौके 48 और 48 और 6 जो हैं वो हो जाएंगे आपके 54, तो 540। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा इनका योग 8 और 10 18, 18 और 12 30, 30 और 6 36 और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में के। और माध्य हमें कितना दिया है, माध्य दिया है हमें 26, तो बराबर में क्या हो गया 26 हो गया। सोल्व कर लेंगे, जोड़ेंगे इसको 540, 540, 210 और ये 190, तो ये हो गया 0, 9 और 10 और 1 4 14 और ये हो गया 5 2 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो 940 प्लस 25 के बराबर 36 गुणा हम 26 और करेंगे तो 36 गुणा 26, 6 चंग 36, हासिल आया हमारा कितना 3, 6 ती 18, 18 और 3 21 और 36 दूनी होते हैं कितने 72, ये 6 ये 3 और ये 936, तो 936 प्लस 26 का गुणा कैसे करेंगे तो 26 के दोनों हम एक तरफ करेंगे, संख्या संख्या दोनों एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 4 और ये बचेगा क्या आपका के, तो के बराबर क्या आ गया 4, तो के की वैल्यू कितनी निकली है, के की वैल्यू निकली है 4। और बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है रेलवे में, ये मान के चलना कि ये क्वेश्चन छपा हुआ आपको मिलेगा, संख्याएं चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा और के की वैल्यू माध्य से जरूर आपको निकालना आना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा, यदि 6y + 70 डिग्री और 3y + 47 डिग्री का संपूरक कोण है, संपूरक हैं और संपूरक हैं तो y का मान बताइए। देखो संपूरक कोण का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 6y और 3y 9y और 70 और 47 अक्षर 11, 117 डिग्री और बराबर में क्या हो गया 180 डिग्री, तो 9y बराबर 180 माइनस का 117, तो ये बचेगा 9y बराबर 3 और ये 6 63, तो y की वैल्यू निकालना है तो 9 सत्ते 63, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 7 आएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, आपको बताना है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है n-3 और पूरे के बटे में 2। यहाँ n की वैल्यू क्या 19, तो 19 गुणा 19 में से 3 गए तो 16 और बटे में 2, 2 से 16 काटेंगे 8 बार और 19 अट्टे होते हैं हमारे कितने 19 अट्टे 152, 19 अट्टे कितना होता है 152, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 152, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ये रहा आपका वृत्त और ये केंद्र है और जीवा है आपकी कितनी, जीवा है 24 और वृत्त के केंद्र से जो दूरी दी है वो दी गई है कितनी 5, तो ये 5 हो गई है, जीवा 24 है तो ये 12 और ये 12 और आपको क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी है, ये बतानी। पाइथागोरस लगा देंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय के लिए
कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब कितना है 5, तो 5 का वर्ग 25। तो k का वर्ग बराबर हो गया 169, तो k बराबर आएगा क्या आपका 13, क्योंकि यहाँ से रूट हटेगा, यहाँ से वर्ग हटेगा, 169 पे लगेगा आपका रूट, तो करनी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 4, 7, 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित करता है, कुल मिला के अंतः विभाजन करता है। तो अंतः विभाजन का हमारा जो फॉर्मूला है वो है mx2 प्लस n बाय 1 और बटे में m प्लस n, और m/2 प्लस n बाय 1 और बटे में m प्लस n। ये हमारा अंतः विभाजन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू दी है ये है x1/1 और ये x2/2, और ये जो वैल्यू है हमारी वो काय की है m और n की। यहाँ पे मान रख देते हैं। m कितना है हमारा, m है 1 गुणा x2 कितना है 7 प्लस n कितना है, n है हमारा 2 और बाय 1 कितना है हमारा 4 और बटे में m प्लस n, तो ये हो गया 3। तो 7 एकम 7 और ये हो गया आपका 4 दूनी 8 और बटे में 3। ये हो गया 7 और 8 हमारा कितना, कहीं पे थोड़ी सी हमारी गड़बड़ हुई है, x1/1 x2/2 और mn, तो ये हो गया हमारा m x2 और x2 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 रख दी है, प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारी 2 और यहाँ पे आएगा x1, क्या आएगा x1, तो x1 हमारा जो है वो है कितना 2, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी है ना, तो 2, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे हम 4 और 7 और 4 हो गया हमारा कितना 11/3। तो एक बिंदु तो आ गया हमारा 11/3, दूसरा हमें निकालना है m की वैल्यू कितनी है 1 और बाय 2 कितना है हमारा 9 प्लस n की वैल्यू है हमारी 2 और इंटू में बाय 1 की वैल्यू कितनी 4 और बटे में हो जाएगा m प्लस n मतलब 3। तो ये हो गया 9 एकम 9, 4 दूनी 8 और बटे में क्या हो गया हमारा 3, 8 8 16 और 1 17/3। तो दूसरा बिंदु क्या आएगा 17/3 और पहला क्या आएगा 11/3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, राइट बनेगा। अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस n x1 और बटे में m प्लस n, और यहाँ m/2 प्लस n/1 और पूरे के बटे में m प्लस n। आई होप समझ में आ रहा होगा। मोस्ट क्वेश्चन है, IMP है, और अपनी नोटबुक में इसे नोट जरूर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई। ये है आपकी दीवार, ये है सीढ़ी, और सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी जो दी है वो 4√2 और कितने डिग्री का कोण बना है, 45 डिग्री का कोण बना है। 45 डिग्री में आपका लंब 1 होता है और आधार भी क्या होता है 1। तो 1 की वैल्यू आपको दी है 4√2 और क्या पूछा है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी आपकी यहाँ पे क्या, √2। अगर आपको ऊंचाई दूरी वाले टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में ऊंचाई और दूरी के पूरा कॉन्सेप्ट की फुल वीडियो हमने डाली है, उसको आप ज़रूर देखिए। तो 1 की वैल्यू 4√2 है, तो आपको कर्ण की वैल्यू बताना है। तो कर्ण की वैल्यू क्या, 2√2, तो √2 गुणा 4√2, तो ये हो जाएगा 4, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2, तो 4 दूनी क्या 8 हमारा बनेगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है, जब भी 45 डिग्री का कोण बने तो लंब 1 होता है, आधार 1 होता है, और जो कर्ण होता है उसकी वैल्यू √2 होती है। और आप चाहो तो tan थीटा वाले से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।
दो जहाज लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में नौकायान कर रहे हैं। जहाज़ों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो डायरेक्ट आंसर के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपके एंगल दोनों तरफ बने हैं और कितने डिग्री के बने हैं, एक बना है 45 का और एक बना है 60 का, तो कॉन्सेप्ट है हमारा 1 प्लस √3 बटे में √3, और जो भी आपको ये लंब दिया जाए उससे क्या कर देना है, इंटू कर देना। तो यहाँ पे लंब कितना दिया है 81, तो 81 से आप इंटू कर देंगे तो 81 और ये हो जाएगा 1 प्लस √3 और बटे में √3। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में ये है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पर क्या है कि हजम नहीं होगी बात कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, तो देखिए क्या देखना है आपको कि लाइट हाउस के दोनों ओर बने हैं क्या एंगल, एक बना है 45 का और एक बना है आपका 60 का, 45 और 60, और ये दूरी दी है 81, और ये दूरी आपसे क्या है, इतनी दूरी जो है आपसे वो पूछी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में x मानूंगा और आप क्या दूसरी दूरी क्या मानेंगे, हम y मानेंगे। तो पहले हम इसको लेंगे तो ये हो गया हमारा tan 45, और tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 81 और आधार हमने क्या माना है, आधार माना है x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो x बराबर हो गया 81। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी आई है, वो आई है हमारी 81। अब हमें निकालनी क्या है, अब हमें निकालनी है ये वाली दूरी। तो यहाँ लगाएंगे हम क्या, tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है 81 और आधार क्या हमारा बाय। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 हम यहाँ रखेंगे तो बाय बराबर हो जाएगा 81 बटा √3। क्या हो जाएगा 81 बटे √3। अब हमसे पूछा है x प्लस बाय, तो x प्लस बाय के लिए ये हो जाएगा 81 प्लस 81 बटा √3। यहाँ से हम 81 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 बटा √3, तो ये हो जाएगा √3 का गुणा 1 से करेंगे तो 81 √3 प्लस 1 और बटे में क्या जाएगा, √3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन मोस्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 4 कोट थीटा बराबर 5 हो तो 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा और बटे में 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है कोट थीटा बराबर 5 और बटे में क्या हो जाएगा 4। कोट को लिख सकते हैं हम कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 5 बटे 4। तो जहाँ पे कोस दिखेगा वहाँ हम कितना रखेंगे 5, और जहाँ साइन दिखेगा वहाँ हम कितना रखेंगे 4। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 5, और बटे में हो जाएगा 5 गुणा 4 और ऊपर प्लस लगाया नीचे माइनस, तो 3 गुणा 5। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 3 15 और बटे में 20 माइनस का 15। तो ये हो गया हमारा 35 और 35 बटे कितना 5 से 35 काटेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ग्रुप डी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप सभी चेक कीजिए। किसी किसी के 27 से पेपर हैं, किसी के लेट हैं, और इन दिनों में सिर्फ आपको रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करें। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस 169 बराबर क्या है, बराबर है आपका 0 के मूल समान है, क्या है भाई, मूल समान है,
तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम विभक्त करके फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ a की वैल्यू है क्या, एक, एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है वो a की वैल्यू है, और b की वैल्यू है हमारी माइनस k, और c की वैल्यू है हमारी 169। फॉर्मूले में रखेंगे तो माइनस k का स्क्वायर माइनस बराबर उधर ले चलते हैं तो 4, क्योंकि उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी दी है, 1, और c की वैल्यू दी हमें क्या, 169। क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो माइनस के 4ac उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। एक्स के ए की वैल्यू हमने 1 रख दी है, सी की वैल्यू हमने क्या रख दी है, 169 रख दी है। तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर बराबर 4 इंटू 169। इंटू क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनका देखना क्या होना है, इनका ये होना है कि इनकी करनी जो है हम क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो 4 का आ गया 2, और 169 का आ गया कितना, 13। तो 13 दूनी क्या हो गया, 26। तो 26 हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। क्या करती है, एक धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करती है। कौन करती है भाई, नाव। कौन तय करती है, नाव तय करती है, बोट। ये लिखा है भाई बोट, है ना। तो और 7 घंटों में वापस लौटती है। तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। 35 जो है वो 5 घंटों में गए हैं, तो जो चाल है आपकी धारा की दिशा में, तो वो हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 7। और 35 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत गए हैं, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 5। आपको बताना है नाव की चाल, तो नाव की चाल के लिए हो गया आपका 2x बराबर 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कुछ भी यूनिट चेंज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये भी काय में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। आपको समय बताना है, समय के लिए 250 किलोमीटर, और आप किससे गए हो, 75 की स्पीड से गए हो। 25 से कम 25, और 25 तिया 75, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1/3। 3 सही 1/3 घंटे हमारा आंसर होगा। ये होना नहीं है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, 3 घंटे 20 मिनट बनेगा। और अगर आपको इसे पूरा मिनट में बदलना है तो काय का गुणा कर देंगे 60 का, 3 से 60 काटेंगे तो 20। तो लिख सकते हैं 3 घंटे और 20 मिनट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छे कंटेंट के लिए आप आरंभ तक को ज़रूर देखिए, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इस चैनल की लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 100, और सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत है, तो 5 क्रमागत है तो औसत जो होगा वो बीच का मान होगा। क्रमागत में औसत क्या होता है, बीच का मान। तो बीच वाली संख्या आपका एवरेज हो गई है। और क्रमागत है तो ये 101 हो जाएगी, और ये 102 हो जाएगी, ये 99 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 98। आपको बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का वर्गों के बीच का अंतर। तो यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b²। तो ये होता है a प्लस बी और a माइनस का b। तो ये हो जाएगा आपका 200, और ये बचेगा कितना, 4, और 200 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 800 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, राइट बनेगा। चलिए,
एक पिता अपने बेटे से कहते हैं तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 साल पहले बेटे की आयु क्या होगी। रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे मैथ्स में डाल दिया। चलो पढ़ते हैं। एक पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी आयु के बराबर थी। जन्म के समय बेटे की आयु क्या हो गई है, जन्म के समय बेटे की आयु 100 हो गई है। और पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु हमने मान ली 100। और पिता की वर्तमान आयु जो है वो 40 है। तो 40 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो क्या बचेगी, बेटे की आयु बचेगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 40। तो x बराबर क्या हो गया 20। तो बेटा कितने का है, बेटा है 20 साल का। और उन्होंने बोला है 5 वर्ष पहले बेटे की आयु। तो बेटा आज 20 का है तो 5 साल पहले बेटा कितने का होगा, 15 का होगा। बेटा कितना है, बेटा 15 का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ब्याज की गणना वार्षिकी की जाती है तो 2000 रुपये की राशि 10% वार्षिकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद लगभग कितनी हो जाएगी। कौन सी दर है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। और कैसी दर है भाई, वार्षिकी दर है, कोई दिक्कत नहीं है। 10% की जो भिन्न होती है वो होती है 1/10। तो आपका पैसा 10 से 11। और कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए है। तो 1000 से आपका पैसा जो है वो जाएगा 11 का क्यूब 1331। पर राशि आपकी कितनी है, 2000 है, जस्ट डबल। तो आपकी जो राशि है, आपकी जो राशि है वो भी इसका डबल हो जाएगी। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2662 रुपये आपकी राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में बी पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम बनाएंगे भाई एक कार्य के लिए 5 इंटू, जब भी आपको भिन्न दे तो आपको पलट के लिख देना है। 1/3 है तो ये हो जाएगा हमारा 3/1। तो ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। और अगर आपको समझना है तो ऐसा क्यों होता है, तो ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करेगा। तो ए बराबर क्या हो गया 15। तो जैसी आपकी इच्छा है, जिस तरह से आपको अच्छा लगे कर सकते हो आप। चलिए तो ये हो गया हमारा 5 गुणा 3/1। तो ये हो गया हमारा कितना 15। इसी तरह हम बी का निकाल लेंगे। बी का है 10 और भिन्न क्या दी है 2/5। तो ये हो जाएगा 5/2। 2 से काटेंगे 5 बार, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। और क्वेश्चन ने पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। तो 15 और 25 का लेंगे हम एलसीएम, 75 टोटल काम है। 15 का भाग देंगे, 15 5 75 और 25 दिया 75। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 8, और टोटल काम कितना है 75। 8 से भाग देंगे, 8 9 में 72, 72 और बचा कितना 3। तो 3/8। तो 9 सही 3/8 हमारा क्या होगा, आंसर होगा 9 सही 3/8। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। विकास ने किस दर से खरीदे हैं 4 रुपए के 5। किस दर से खरीदे हैं 4 रुपए के 5।
और बेचे किस दर से हैं उसने बेचा है 5 रुपये के 4। तो 4 का गुणा 4 से करेंगे 16, 5 का गुणा 5 से करेंगे 25। क्रय मूल्य 16 है, विक्रय मूल्य 25 है। लाभ कितने का हुआ है? लाभ हुआ है 9 का। बटे में क्या आएगा? बटे में क्रय मूल्य और इंटू में 100। 4 से काट लो, 4 चौके 16, 25 चौके 100 और 25 का गुणा हम 9 से करेंगे तो ये हो गया हमारा 225 और बटे में 4। 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 छंगे 24, 1 बचा, तो 56.25 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल, और कल की जो वीडियो है, कल की जो क्लासेस है वो भी हमारी रेलवे ग्रुप डी के लिए रहेगी। और जब तक आपके रेलवे के एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे तब तक ये क्लास कंटिन्यू चलेगी। तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं बहुत जल्द हम अगली क्लास में। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।